तो घरों वाहनों पर बर्फ की मोटी परत बिछ गई है। तेज हवाओं की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं। जगह जगह ब्लैकआउट हो रहा है। लोगों को घरों से निकलने के लिए मना किया गया है। दुनिया के सुपर पावर देश अमेरिका का इन दिनों यही बेबसी और लाचारी का दौर है। यहां बर्फीले तूफान ने कहर बरपा रखा है। करीब 34 लोगों की मौत हो गई है। कई जगहों पर बर्फबारी में लोगों के फंसे होने से मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। विमानों की आवाजाही पर नजर रखने वाली वेबसाइट फ्लाइट अवेयर के मुताबिक करीब 1707 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तूफान ने न्यूयॉर्क के बर्फोलो में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। हालात ये हैं कि लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। यह तूफान बड़े दायरे में फैला हुआ है। कनाडा के पास ग्रेट लैक से मैक्सिको की सीमा के पास रियो ग्रांडे तक तूफान की चपेट में है। अमेरिका की लगभग 60% जनसंख्या को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बर्फीला तूफान अभी जारी रह सकता है। ऐसे में अमेरिकी लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मौत के आंकड़ों में इजाफा हो सकता है। ऐसे में देखना होगा कि अमेरिका किस तरह इससे निपटता है। क्या है इस तूफान की वजह, दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, मौसम की मार आखिर क्यों, इसी को समझने के लिए आज हम करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर सब कुछ जम गया। दूसरी तस्वीर एयरपोर्ट की जहां पर हजारों फ्लाइट्स रद्द हो गई। तीसरी तस्वीर ब्लैकआउट की। चौथी लोगों की मौत अमेरिका में हो गई है। चौथी तस्वीर में बर्फीली हवाएं नजर आ रही हैं। और छठी तस्वीर बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है। तो सुपर पावर देश में ब्लैकआउट हो गया है। तो पूरे देश में ब्लैकआउट हो गया है। तो मौसम का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के कई इलाकों में तो आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर सुपर पावर में इस तरीके की प्रलय क्यों। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए आनंद शर्मा मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ गए। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि अमेरिका पूरी तरह से जम गया है, बिजली गुल है, खासा परेशानियों का सामना वहां पर लोगों को करना पड़ रहा है। क्या लगता है आपको, क्या वजह रही? मौसम काफी खराब है और जिसे कहे हैजार्डस वेदर कंडीशंस हैं, यानी कि खतरे वाली स्थिति, जिससे कि मतलब कि आपका एयर ट्रैफिक और रोड ट्रैफिक दोनों बाधित हो गया है। और साथ साथ जो है टेम्परेचर बिल्कुल 10 से 20 डिग्री तक काफी जल्दी गिर गए हैं। और उसके चलते यदि आप ज्यादा देर कोई लोग बाहर रहते हैं तो फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है, स्नो है, रेन है और ठंडी तेज हवाएं हैं। और उसके चलते जो है एकदम बिल्कुल जिसे कहते हैं शीतलहर, एक्सट्रीम शीतलहर वाली स्थितियां पैदा हो चुकी हैं। और उसके कारण है, उसका मुख्य कारण जिसे हम लोग कहते हैं वो है पोलर वॉर्टेक्स। पोलर वॉर्टेक्स यानी कि ये कम दबाव का क्षेत्र होता है जो अक्सर आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों पे बनता है। और खासकर ये सरफेस फीचर नहीं है, ये स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, काफी ऊंचाई पर, यानी कि करीब करीब बात करें 30 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर होता है। और ये पोलर वॉर्टेक्स जब तक स्ट्रांग रहता है तो आपकी जो ठंडी हवाएं होती हैं आर्कटिक वाली, वो नीचे को नहीं आ पाती क्योंकि जेट स्ट्रीम स्ट्रांग होता है। और जब जब कहते हैं ये पोलर वॉर्टेक्स जो है कमजोर पड़ जाता है, वीक हो जाता है, तो उसके चलते क्या होता है, जेट स्ट्रीम भी जो है आपकी, जो कि ठंडी हवा को रोक के रखती है, वो कमजोर पड़ जाती है। और उसके कारण उसमें वेवी पैटर्न डेवलप हो जाता है। वेवी पैटर्न विद डीप ट्रफ और स्टीप एजेस,
उसके चलते जो ठंडी हवाएं हैं वो मिड लैटिट्यूड तक आ जाती है, यानी कि जो यूएस यूरोप वाला एरिया है, खासकर इस बार जो इफेक्ट दिख रहा है वो यूएस के ऊपर दिख रहा है। और ऐसा ही ठीक 2014 में भी और उससे पहले भी काफी बार ये हो चुका है। और जब ये होता है उस समय आपके यहाँ जो मैंने बताया कि आर्कटिक की जो ठंडी हवाएं हैं वो नीचे आ जाती हैं और तापमान को एकदम जल्दी से गिरा देती है, और साथ में तेज हवाएं चलती हैं, स्नोफॉल होता है। और यही रीजन रहा है कि इस बार व्हाइट क्रिसमस देखने को काफी एरिया में मिली, और इसका इफेक्ट कभी कभी जो है काफी एरिया में मिली, और इसका इफेक्ट कभी कभी जो है एकदम बिल्कुल आपको फ्लोरिडा तक, नीचे अटलांटा, टेक्सास तक भी दिख जाता है, क्योंकि जब यदि ट्रफ काफी डीप हो तो। चलिए, आकाश जिंदल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं। आकाश जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। जिस तरीके की स्थिति इस वक्त अमेरिका में देखने को मिल रही है, सुपर पावर देश जो है वहां पर मौतें हो रही हैं, ब्लैकआउट हो गया है, बहुत ही बुरी कंडीशन वहां पर देखने को मिल रही है, और इससे आर्थिक रूप से कितना असर पड़ेगा, पहले तो अमेरिका पर और उसके बाद पूरे विश्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सर? अमेरिकन इकोनॉमी रिसेशन वाला माहौल बना हुआ है। पहले हमने 2.5 साल कोरोना के देखे जी, उसके बाद अभी कोरोना से पार्शियल रिलीफ मिला था। कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो गई जी, जिसकी वजह से अमेरिकन इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ। वहां इन्फ्लेशन, महंगाई 9% से ऊपर पहुंच गई थी, जिसके कारण उन्हें बार बार रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने पड़े। तो ऑलरेडी एक जख्मी इकोनॉमी, ऑलरेडी जो इकोनॉमी तकलीफ में चल रही थी, पेन में चल रही थी, इसीलिए मैं बैकड्रॉप बता रहा हूँ कि पहले ही इकोनॉमी पेन में थी, तकलीफ में थी, ऊपर से इस तरह का जो है मौसम की मार ने इकोनॉमी को और तकलीफ दे दी है। अब नाउ फर्दर व्हिच यू हैव आस्क्ड, हाउ वुड इट इम्पैक्ट द एंटायर वर्ल्ड? यस, इट वुड इम्पैक्ट द एंटायर वर्ल्ड बिकॉज अमेरिका ओन्स अराउंड 25% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। अमेरिका जो है सबसे बड़ी इकोनॉमी है, बिल्कुल सबसे पावरफुल इकोनॉमी है, और दुनिया भर की बाकी इकोनॉमीज कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि सबसे बड़ी इकोनॉमी है जी, और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का 25% के आसपास वो है। तो इसलिए ऑलरेडी अमेरिकन इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी जो रिसेशन वाले माहौल से चल रही थी वो और बढ़ जाएगा। और एक तरफ तो देखिए आप ये मौसम की बात, दूसरी तरफ चाइना से लगातार नेगेटिव न्यूज आ रही है कोरोना को लेके। तो चाइना सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, वो भी तकलीफों को ऐड कर रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं कंपाउंड होकर अमेरिकन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ओवरऑल अमेरिकन इकोनॉमी के लिए पेन वाला टाइम है। और ये तूफान तो जैसे किसी भी टाइम आए तो गलत होता है, बहुत ही गलत वक्त पर, बहुत गलत समय पे अमेरिकन इकोनॉमी में आया है। जी, आनंद शर्मा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद जी, जिस तरीके से अभी आपने कई बातें हमारे सामने रखी और हमारे दर्शकों को ये बताया कि किस तरीके का इस वक्त माहौल वहां पर बना हुआ है, अगर हम बात करें कि सुपर पावर देश है, इससे पहले कई जगहों पर जब ग्लोबल समिट होते हैं तो वहां पर अमेरिका ये कहता हुआ नजर आता है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है इन्वायरमेंट को हेल्दी रखने के लिए, और तमाम चीज़ें ऐसी की जाती हैं जिससे कि इन्वायरमेंट पर किसी तरह का कोई असर ना पड़े। लेकिन जिस तरीके की स्थिति वहां पर इस वक्त देखने को मिल रही है वो तो कुछ और ही बयां करती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे क्या कुछ रीजन हो सकते हैं? सबसे बड़ा रीजन तो नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। इसके ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम पहली बार हो रहा है, पहले भी ऐसी इस तरह के केसेस जो हैं आपके, जिसे कई बार इसको लोग आर्कटिक ब्लास्ट भी कह देते हैं, और इसको तो इस तरह की जो ठंडी हवाएं उधर आती हैं वो पहले भी यूरोप को भी इफेक्ट कर चुकी हैं और इस बार यूएस को इफेक्ट कर रही हैं। 2014 में भी ऐसा हुआ था, तो ऐसा नहीं है। और ये जो इसका इम्पैक्ट है ये टेम्परेरी इम्पैक्ट है। अभी आप तक जब तक न्यू ईयर के आसपास आप पहुंचेंगे तो तापमान फिर सामान्य पहुंच जाएगी। तो ठीक है, टेम्परेरीली इसने इफेक्ट करा है और लोगों की कुछ जाने भी गई हैं, टेम्परेरी इलेक्ट्रिसिटी भी बिल्कुल आउट है, तो पर ये रिस्टोर हो जाएगा। कोई इतना बड़ा ज्यादा मैं इम्पैक्ट नहीं देख रहा हूँ इसमें, तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा डराना नहीं है और ना डरने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी सारी कनेक्टेड है, एवरीथिंग इज फाइन, बट इस तरह के फिनोमिना तो नेचुरल होते भी रहते हैं और पहले भी होते रहे, अभी भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे। और इसके लिए निपटने के लिए सिर्फ वही है कि अर्ली वार्निंग रहेगी, आपकी सिस्टम ठीक है। यदि आप पहले से चेतावनी देते हैं, जैसे कि सरकारों ने चेतावनी दी थी इस तरह का वेदर आने वाला है और डिसरप्शन होंगे, आपके ट्रैफिक में भी डिसरप्शन होगा और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी चली जाती है जब तेज हवाएं आती हैं और
इस तरह की ठंडक पड़ती है। ठीक है, वो उसको रिस्टोर कर लिया जाएगा, कोई मुझे ऐसी बड़ी चिंता की बात नहीं लग रही है। और ये देखिए, जब तक न्यू ईयर के आसपास पहुंचेंगे हम लोग तो सब नॉर्मलिटी में वापस आ जाएंगे। ठीक है, उम्मीद तो यही करते हैं आनंद जी कि सब जो स्थितियां हैं जो अभी विकराल रूप धारण कर चुकी हैं वो जल्द से जल्द सामान्य की तरफ बढ़ जाए। लेकिन आनंद जी, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कई बार कार्बन उत्सर्जन का भी जिक्र निकलकर सामने आता है, साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात करें, क्या उससे भी इसे रिलेट करके देखा जा सकता है? देखिए, कुछ लोगों का मानना है, देखिए वही बात है, कंसेंसस नहीं बन पाई है बिल्कुल, और कोई ठोस सबूत सामने नहीं आए अभी तो ये कहे कि ये जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। कुछ लोगों का, हालांकि साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनका मानना है कि भाई आपकी जिस तरह से कि आर्कटिक आइस में कमी आ रही है, उसकी जो कमी के कारण जो है जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है आर्कटिक और मिड लैटिट्यूड के बीच में, वो रिड्यूस हो जाता है, तो जेट स्ट्रीम कमजोर पड़ जाती है। तो वो कुछ एक पक्ष का मानना है, मगर फुल प्रूफ कोई ऐसे सिग्नल नहीं मिल पाए जो डायरेक्टली इसको लिंक करके बोल सकते नहीं यही कारण के कारण हो रहा है ये। और अक्सर देखिए, जब ग्लोबल वार्मिंग, तो पुराने समय से भी इस तरह के सिस्टम आ रहे हैं। उस समय तो जरूरी ग्लोबल वार्मिंग और इस तरह की चीज नहीं थी। और ये भी देखने में आया कि ये जो बेसिक रीजन रहता है कि वीकनिंग क्यों हो रही है हमारी, वो जानने की कोशिश करें कि पोलर वोर्टेक्स वीक क्यों होता है, जेट स्ट्रीम वीक क्यों होता है। तो उसका पीछे कारण है कि जो हमारी रॉस्बी वेव्स है, रॉस्बी वेव जो जनरेट होती है, वो जो है रॉस्बी वेव्स है, स्ट्रॉन्गर उनका इन्फ्लुएंस होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि आर्कटिक के ऊपर। वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में उसका इम्पैक्ट कम होता है क्योंकि वहाँ समुद्र ज्यादा है, पहाड़ कम है। जबकि आर्कटिक की साइड में जो है आपकी लैंड मास ज्यादा है, और लैंड और ओशन कंट्रास्ट और जो माउंटेन्स है उसके कारण रॉस्बी वेव से जो एनर्जी डेवलप होती है, वो एनर्जी ऊपर जाके जो है आपके कहते रॉस्बी वेव जनरेट करके आपकी जेट स्ट्रीम को वीक कर देती है। तो ये फिनोमिना बिल्कुल एक्सप्लेनेबल है, और पिछले जब भी पहले भी इस तरह के इवेंट हो चुके हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। और हाँ, ये जरूर रहता है, देखिए 15 तारीख की भी आप रिपोर्ट भी वहाँ की देखें, यूएस की कई रिपोर्ट्स वहाँ पे इंडिकेशन दे दी गई थी कि वेस्टर्ली जेट जो पोलर जेट स्ट्रीम है वो वीक पड़ रहा है। तो वो वीक पड़ेगा तो आपका पोलर वोर्टेक्स जो है उसकी ठंडी हवाएं आर्कटिक की नीचे आएंगी। तो वो लोग इसको मॉनिटर कर रहे थे। सिर्फ सवाल यही था कि तो कितनी ज्यादा पड़ेगी, या कुछ जगह सभी जगह स्नो पड़ेगी, या कुछ जगह स्नो या कहीं जगह पानी होगा, मतलब वर्षा होगी। तो ये मॉनिटर किया जा रहा था। अर्ली वार्निंग भी है, यदि आप अर्ली वार्निंग दे देते हैं और लोग तैयार है। बस प्रॉब्लम कई बार क्या ऐसा होता है, ये छुट्टी का समय है, क्रिसमस का समय, कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं पूर्वानुमान को और ट्रैफिक में चल पड़ते हैं। वहां जब सड़क पे आप निकलेंगे तो आपको ट्रैफिक डिस्ट्रक्शन होगा, आपकी विजिबिलिटी कम हो सकती है, एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। और यदि आपने पर्याप्त कपड़े नहीं डाले हैं तो थोड़ी देर भी आप बाहर रह गए तो टेम्परेचर वहां क्या होता है, विंड चिल इफेक्ट आ जाता है। विंड चिल का मतलब ये होता है, मान लीजिए आपका टेम्परेचर है 2 डिग्री के आसपास या 0 डिग्री के आसपास, तेज हवाएं चल रही हैं तो उसका इफेक्ट आ जाएगा -15 डिग्री के टेम्परेचर का, और इतनी जल्दी से बॉडी से आपकी हीट निकल जाएगी और आपका हाइपोथर्मिया हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा और डेथ हो जाती है। तो ये कई लोग जो है इस स्थिति को समझ नहीं पाते कि, और ये बहुत जल्दी होता है और बहुत ही मतलब कहने का मतलब है कि आप ऐसी ठंडे मौसम में 5 मिनट भी बाहर रह गए तो आपको फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगी, हाइपोथर्मिया हो जाएगा। तो कई बार लोग चांसेस ले लेते हैं और उसमें फंस जाते हैं। मगर हालांकि मुझे जहां तक ख्याल है, पूरा मैंने जैसे मॉनिटर किया है सिस्टम को, तो लोगों ने इसकी चेतावनी वेदर डिपार्टमेंट ने बिल्कुल क्लियर कर दी थी वहां पर। तो लोगों को ये पता था, जिन्होंने इसको सुना और समझा उन्होंने बिल्कुल अपनी यात्रा पोस्टपोन करी और कहते उन्होंने अपनी जान बचाई। बिल्कुल। आकाश जिंदल जी, मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरीके से अभी आनंद शर्मा जी ने यहाँ पर बताया कि पहले से ही पूर्वानुमान किया गया था और तमाम तरीके की चेतावनी भी यहाँ पर जाहिर तौर पर दी गई थी। सुपर पावर देश है और वहाँ पर इस तरीके की स्थिति का होना कहीं ना कहीं कई सवाल यहाँ पर खड़े करता है कि आखिर अगर पहले से इस बारे में पता था तो उसके लिए पहले से तमाम जो प्रिकॉशन स्टेप्स थे वो क्यों नहीं लिए गए, और ऐसी स्थिति कैसे बन गई कि इतनी ज़्यादा मौतों की खबर निकलकर सामने आ रही है। ब्लैकआउट हो गया है, जो इकोनॉमी है उस पर भी इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, और जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि पूरे वर्ल्ड पर ही इसकी इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर इसका पड़ने वाला है। आकाश जी सुन पा रहे हैं आप? आकाश जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो आकाश जी से हमारा संपर्क यहां पर टूट गया, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। आनंद जी, जैसा कि आपने अभी कहा कि इतना घबराने वाली बात अभी नहीं है और ऐसे इवेंट्स पहले भी हुए हैं, लेकिन अगर बात की जाए पिछले
कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा परिवर्तित हुआ है। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? क्योंकि जिस तरीके से कई जगहों पर जो सर्दियां हैं वो काफ़ी देरी से आई हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी कई जगहों पर जहां पर सर्दियां अक्टूबर नवंबर में देखने को मिलती थी वो दिसंबर जनवरी तक खिंच गई हैं। गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा इस बार देखने को मिला। इस तरीके की जो क्लाइमेट चेंजेस हैं उसके पीछे की क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, पहले तो मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं, लोगों को बहुत गलत धारणा है। हम लोग उसको अक्टूबर नवंबर को ठंडी का मौसम मानते हैं जी। ऐसा नहीं है। हाँ। मौसम विभाग के हिसाब से तो जनवरी फरवरी जो है वो है विंटर सीजन। ओके। और पहाड़ों में तो खैर दिसंबर में और अक्टूबर नवंबर में हो जाती है, नॉर्मली जनवरी फरवरी को विंटर सीजन माना जाता है। ठीक। और कई बार लोग कहते चलो दिसंबर को भी इंक्लूड करें, तो दिसंबर में अभी इसमें है और ठंड पड़ रही है। हाँ, एक बात जरूर है, कई बार ठंड थोड़ा जल्दी आ जाती है, कई बार थोड़ी देर से आती है। हाँ। कई बार बर्फबारी ज्यादा होती है या कम होती है। जैसे इस बार की बात करें तो पहाड़ों में जितनी बर्फबारी होनी चाहिए उससे कम हुई है, मगर ये कोई नई बात नहीं है। यदि आप पुराना भी 50 साल 100 साल का डेटा उठा के देखेंगे तो आपको इस तरह की स्थितियां पहले भी मिलेंगी और उस समय मिलेंगी जब ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज की कोई बात नहीं थी। तो उसको हम कहते हैं नेचुरल इंटर एनुअल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। ये क्लाइमेट चेंज का पार्ट नहीं है, ये क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है जो नेचर के नेचुरल कारणों के कारण होती है। हाँ, ऐसी चीज जो आज तक कभी नहीं हो और अब हो रही हो तो उसको हम लोग कहते हैं क्लाइमेट चेंज ड्यू टू एंथ्रोजेनिक फैक्टर, जो ह्यूमन के कारण जो कार्बन उत्सर्जन बढ़ा है, ग्लोबल वार्मिंग उससे हो रही है, उसके चलते जो बदलाव आ रहे हैं उसको क्लाइमेट चेंज किया जाता है। पर प्रॉब्लम होता है कि जो नेचुरल कारणों से बदलाव आते हैं लोग उसको भी नहीं जान रहे हैं, उसको भी क्लाइमेट चेंज बोल रहे हैं। वो एक सबसे बड़ा इश्यू हो रहा है जी। ठीक है, तो इसलिए मेरा ये कहना है कि बहुत ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात ये है, हम नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी को कई 100 सालों से झेलते आ रहे हैं, उससे जूझ भी रहे हैं और जूझ के मतलब कि निकल भी अच्छे आगे हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बढ़ोतरी तो हो ही रही है हर जगह पे। तो डरना नहीं है, कोई किसी को डूम्सडे सिनेरियो की प्रलय होने वाली है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ यही है कि हम लोगों को अपनी रिसर्च जारी रखनी है, टेक्नोलॉजी डेवलप करते रहना है, बेहतर पूर्वानुमान देना है और उस पूर्वानुमान को सही समय पे सही लोगों तक पहुंचाना है, जिससे वो समय रहते अपनी कार्रवाई कर लें, एक्शन ले लें। वेल इन्फॉर्म्ड इज वेल प्रिपेयर्ड। यदि आप वेल प्रिपेयर्ड हैं तो आप किसी भी खतरे को झेल सकते हैं, उससे बच सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है आनंद जी, आपने अभी जिस तरीके से जिक्र किया कि नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी जिसका आपने जिक्र किया यहाँ पर, अमेरिका जैसा देश जो कि सुपर पावर यहां पर माना जाता है, वहां पर जब कंडीशंस इतनी ज्यादा विकराल रूप धारण कर चुकी हैं, जिस तरीके से 34 मौतों की अभी तक खबर है और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जो आंकड़े हैं वो बढ़ सकते हैं, वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है बर्फीले तूफान को लेकर, परेशानी बेशुमार है और मौसम की मार लगातार बढ़ती जा रही है और लगातार देखने को मिल रहा है कि पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया है अमेरिका। ऐसी सिचुएशन सुपर पावर देश में जब हो सकती है तो बाकी वर्ल्ड को इससे क्या सबक लेना चाहिए और किस तरीके से इस क्लाइमेट वेरिएबिलिटी से डील कर सकता है पूरा वर्ल्ड? देखिए, क्लाइमेट चेंज का भी थोड़ा सा इम्पैक्ट है, वो एडिड प्रेशर है क्लाइमेट वेरिएबिलिटी पे। मैं यहाँ एक चीज बताऊंगा आपको, इस सिचुएशन को देखिए आप, ये टाइम होता है वहाँ छुट्टियों का टाइम, ये टाइम होता है न्यू ईयर तक लोग वहाँ छुट्टियां होती हैं और सभी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जी, अपने रिश्तेदारों के पास, दोस्तों के पास। तो सभी लोग ट्रैवल के प्लान सबने बना के रखे थे और सब निकल भी गए, ये जानते हुए भी, पर कुछ काल मानना होता है कि नहीं इतना सिवियर नहीं होगा, हल्के में लिया। ये सवाल पता है इंडिविजुअल ने हल्के में लिया इसको, उनको हल्के में, जिसने हल्के में लिया वो फंस जाएगा, रास्ते में फंसा होगा कहीं पर और उसके बाद ठंडे कपड़े नहीं होंगे तो वो फंस जाएंगे। देखिए, कोई ऐसी बात नहीं, सुपर नेचर के सामने कोई सुपर नहीं चलता, कोई भी सुपर नहीं है, नेचर सुप्रीम है। हमें नेचर के साथ चलना होगा, मगर हाँ हम ये सोचेंगे कि हम नेचर के ऊपर, प्रकृति के ऊपर विजय पा लेंगे या हम इंसान जो है भगवान और बन चुका है, वो नहीं पॉसिबल है। हमें नेचर के रूल्स के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। नेचर बहुत, कई बार साइक्लोन आएगा, कई बार तूफान आएंगे, कई बार सुनामी आएगी, हमें उनसे बचना है, हमें उनका पूर्वानुमान लगाना है लोगों को। तो और लोगों को सबसे बड़ी बात है एजुकेट करना है लोगों को, उनको बताना है कि भी कितने खतरनाक होती है चीजें, नेचर जो है इतने ठंडक ला सकता है, इतने टेम्परेचर दे सकते हैं, ये सिखाना पड़ेगा। और उनको ये जिसे कहते हैं ना
we have to tell them please factor weather forecast in their day to day planning. हर प्लानिंग में आपको वेदर को सबसे ऊपर रखना है और उसको हल्के में नहीं लेना है। अब जिन लोगों ने हल्के में लिया इसको, उसको नुकसान होगा डेफिनेटली। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि सुपर पावर है। लोग हर तरह के लोग हर कंट्री में मिलेंगे, वहां पे भी आपको बहुत सारे अशिक्षित लोग मिलेंगे, अनपढ़ लोग वहां पे भी मिल जाएंगे आपको। वहां पे भी ऐसे हो सकते हैं, डिग्री धारक हो सकते हैं, पढ़े डिग्री तो है पर नॉलेज वाले ज्यादा नहीं है। यानी अगर सीधे शब्दों में कहा जाए आनंद जी, तो हमें यहाँ पर सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है। किसी भी तरह की लापरवाही जो है वो नेचर बर्दाश्त नहीं करेगा, यही कहना चाह रहे हैं आप। तो आकाश जिंदल जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए, अर्थशास्त्री हैं। आकाश जी, जिस तरीके से आपने इकोनॉमी का जिक्र यहाँ पर किया था और आपने कहा था कि अमेरिका की इकोनॉमी तो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी ही, साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो उस पर भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जिस तरीके का क्लाइमेट वेरिएबल यहाँ पर हमने देखा है और क्लाइमेट चेंज यहाँ पर हमें देखने को मिला है, अगर बात की जाए कितना समय लग जाएगा अब उभरने में अमेरिका को, और वर्ल्ड की इकोनॉमी पर जो इसका प्रेशर पड़ेगा उससे बाहर निकलने में कितना समय लग जाएगा अनुमानित? आकाश जी सुन पा रहे हैं आप? तो आकाश जी से हमारा संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। आनंद जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद जी, समय बहुत कम है, एक आखिरी सवाल, और आप इस सिचुएशन को देखकर किस तरीके का सजेशन देना चाहेंगे एज अ मौसम वैज्ञानिक? जिस तरीके से आप तमाम रिसर्च करते हैं, तमाम जो चीज़ें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है हाल फिलहाल के समय की अगर हम बात करें, किस तरीके के सजेशंस आप देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला सजेशन तो ये है कि मौसम पूर्वानुमान में आज काफी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, बहुत बेहतर हो चुका है पूर्वानुमान। ऐसे में लोगों को मैं ये कहूंगा कि यदि आप कभी भी ट्रेवल कर रहे हैं, चाहे मैदानी क्षेत्र में जा रहे हैं या समुद्र के पास जा रहे हैं या पहाड़ों में जा रहे हैं, कहीं भी, और या किसी भी देश में, हम तो अपने देश की बात करेंगे इस समय, तो हल्के में ना लें, और जब भी कहीं जाएं तो वेदर फोरकास्ट को वेदर डिपार्टमेंट से, उनकी वेबसाइट से जाकर उनको फोन करके आप जरूर उस वेदर इंफॉर्मेशन फोरकास्ट को लें। एंड यू शुड फैक्टर दैट वेदर इंफॉर्मेशन इनटू योर प्लानिंग कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ किस तरह का खतरा है। कहीं ऐसा तो नहीं साइक्लोन आने वाला है, तो देख के जाएं, वहां पर यदि आ रहा है तो अपने उसको कहते यात्रा को टाल दें। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वेदर फोरकास्ट को जरूर इस्तेमाल करें, जरूर उसका फायदा उठाएं और उसके अकॉर्डिंगली अपना प्लान करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो अपनी जान पान की आप रक्षा कर पाएंगे और डेफिनेटली कहते हैं और दूसरे नुकसानों से भी बच सकते हैं। चलिए आनंद जी, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया और इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अमेरिका की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, मौत के आंकड़ों में भी इजाफा हो सकता है। ऐसे में देखना होगा कि अमेरिका किस तरह से इस विपदा से निपटता है और क्या इस तूफान की वजह क्या मानी जाए और दुनिया पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।